जय हिंद दोस्तों मैं आलोक एआर कैंपस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे जो टॉपिक रहेगा ये पर्यावरण की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर बार बार पूछते हैं। और यहाँ से आप यकीन मानिए यहाँ से एक ने दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं। ग्रीन हाउस गैसेस आप ये देख सकते इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये जो मीथेन देख रहे हैं, फिर ओजोन हो गया, O3 इसका फार्मूला है, एग्जाम में पूछता है कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं, 3। याद रखना ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके ये जो वाहन होते हैं, जो मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ होते हैं, जो वहाँ से धुआं निकलता है वहीं से ये कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ये भी ग्रीन हाउस गैस को ये इफ़ेक्ट करता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि अक्सर देखा हो 90% की क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है कि वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, यानी क्लाइमेट जो चेंजेस होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व कौन सी गैस है। तो इसमें जो क्लाइमेट चेंज होते हैं ना दोस्तों, इसमें जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है, अभी जो इसके पहले मैंने पढ़ा है ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें इंक्रीमेंट आ जाता है, यानी ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में या वातावरण में ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी से जलवायु परिवर्तन होता है बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से, ठीक है। आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर हुआ, तापमान में और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन, ये सब प्राथमिक कारण होते हैं इसके क्लाइमेट चेंज के, ठीक। आगे देखिए, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण आपको फैलाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। आंसर नंबर ए, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है जो हवा को प्रदूषित करते थे, माने ये एयर को पोल्यूटेड कर देता है। कौन सी गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड। वायु को प्रदूषित करने वाले सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बताया ना आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, जो गाड़ियों के वाहन से जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया, सल्फर नाइट्रेट एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसेस क्या होते हैं, आपके वायुमंडलीय जो होते हैं उसको प्रदूषित करते हैं, ठीक। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। मैंने अभी बताया था ग्रीन हाउस गैसेस आप बार बार लेना, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी CO2 का, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, निकलता है, कहाँ से निकलता है, उसके स्रोत क्या है, उसके सोर्सेस क्या है। तो आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु जानवर होते हैं, जब बहुत ही करोड़ों सालों लाखों साल पहले ही दब जाते हैं तो सड़े हो जाते हैं, सड़ गल के वो सब जीवाश्म पैदा करते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉसिल्स है। तो जीवाश्म ईंधन दहन के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, ठीक है। हमारा आंसर नंबर ए हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी मतलब सबसे कम जीवी अल्पजीवी कौन सा होता है दोस्तों, ये मीथेन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है, तो ये मीथेन है, याद रखना आप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिन तक कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है। सर्वाधिक जीवन काल अगर पूछे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा आंसर नंबर ए हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस ही है, तो उसका सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है, मतलब किस फैक्ट्री से होता है या कहाँ से होता है। ये तो जो नायलॉन की कंपनी होती है ना, वहाँ से होता है, सबसे ज़्यादा निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ये जो उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ हैं ना, जो उष्णकटिबंधीय आप देखोगे कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है, भूमध्य रेखीय या इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो होते हैं ना, ये उष्णकटिबंधीय है, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे जो आसपास की जो मिट्टियाँ होती है ना, तो वहीं से ये नाइट्रस ऑक्साइड
प्राकृतिक मतलब नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो गया? उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। तुम्हारा आंसर नंबर डी हो गया। ठीक, आगे देखिए, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? केवल रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। आंसर नंबर सी। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? जो ओजोन परत होते हैं ना, यानी ओजोन, ओजोन का मैंने भी फार्मूला बताया था आपका, क्या? O3। ओजोन को किससे नापते हैं? डाप्सन से। किससे? डाप्सन से नापा जाता है ओजोन की मोटाई को। ठीक है, डाप्सन से नापा जाता है। तो ओजोन परत को जो हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण है वो होते हैं एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की वजह से ओजोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? वनों को नष्ट करना, यानी जो वन, जितने भी वन नष्ट होते जाएंगे यानी डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा। ठीक है, और जीवों के लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा, तो वनों को नष्ट करना हमारा आंसर नंबर सी है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों कि जो अपने कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अपना अगर आप पढ़े हैं सही में, सच में अगर आपने बुक पढ़ा है, सही से अध्ययन किया है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में पूछते हैं जो कि आप कॉमन सेंस से लगा लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ये डेनमार्क की राजधानी है। ठीक, डेनमार्क की राजधानी है। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? ठीक है, जो सूखा, अगर कहीं सूखा हो जाता है तो जो सूखा जैसे जो जंगल होते हैं, सूखा अगर वहाँ पड़ गया तो कैसे मतलब कंट्रोल में लाते हैं, कैसे नियंत्रित होते हैं? सीधी सी बात है, वर्षा से। कहाँ से वर्षा होगी? वनों से वर्षा होती है, वहीं से ये नियंत्रित हो जाते हैं। ठीक, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? जो ये खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन है, उसका क्रम पूछा है। जैसे आप देखोगे कि अब डायरेक्ट आंसर बताते हैं, जैसे घास है, घास को कीट खाएगा, कीट को पक्षी खाएगा, पक्षी को सर्प। हमारा आंसर नंबर सी हो गया। यहाँ देख सकते हैं ये उत्पादक बोलते हैं, जो घास होते हैं उत्पादक होते हैं, और जो ये टिड्डा उड्डा खाते हैं शाकाहारी, इसको कौन खाता है? सर्वाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता बोला जाएगा। ये चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाएगा, सांप को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला इसी तरह से चलता है। ठीक, आइए देखिए, कौन सा मृदा में मतलब या किस मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? सीधी सी बात है, अगर आप नाइट्रोजन की बात करता तो नाइट्रोजन हमेशा जहाँ भी दलहनी फंसे होती हैं वहाँ पे नाइट्रोजन का वो वहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है हमारा एज़ोटोबैक्टर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एज़ोटोबैक्टर ये क्या है? यह एक मुक्त जीवित एरोबिक नाइट्रोजन निर्धारण जीव है जो आमतौर पर जैसे गेहूँ, चावल, कपास, गन्ने की फसल में उपयोग किया जाता है। एजोस्पिरिलम एक एरोबिक संबंध सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव है। यह घास की जड़ों के साथ जुड़ता है और सहजीवी संबंध बनाता है। इसका उपयोग सोरगम और पर्ल बाजार के लिए किया जाता है। और राइजोबियम भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है, इसके बारे में जान लेते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन निर्धारण बैक्टीरिया है। यह एक मिट्टी का जीवाणु है, यानी यह मिट्टी का बैक्टीरिया है जो कि फलीदार पौधों की जड़ों के साथ मिला होता है। जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और इसे अमोनिया में बदल देते हैं। वे अक्सर शाखाओं वाले होते हैं और आकार में बेलनकार होते हैं। ठीक, एस्ट्रोसेट क्या है? ये एस्ट्रोसेट आपका एक क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड था ये। ठीक है, एस्ट्रोसेट एक क्षुद्र ग्रह था। आंसर नंबर सी। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तालाब परितंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तालाब यानी पॉन्ड पिरामिड की बात कर रहा है। तो इसमें मछलियाँ, ठीक है, अधिक पोषण स्तर पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मछलियाँ पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? इस टाइम करंट में 23.54 के भौगोलिक क्षेत्र पे इतना परसेंटेज पे वन लगे हैं। और होना कितना चाहिए? अगर पूछ ले भारत में भौगोलिक क्षेत्र में कितने परसेंट भाग में वन होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 33%। याद रखना 33%। लेकिन फिलहाल करंट में कितना है? 23.54। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? स्वीडन। ठीक है, आंसर नंबर 1। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यहाँ से आपका रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर हमारा ए हो गया। आगे देखिए, टेलीविज़न यानी रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? ठीक है, किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है बताइए? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। ठीक है, क्या? अवरक्त किरणें। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था?
बताइए किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? सौर ऊर्जा उत्पादन पे सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा उत्पादन पे। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। यानी 6 मीटर गहरे तालाब में आप जाएंगे तो उसका क्या सही क्रम प्रदर्शित होता है? तो इसमें हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। आंसर नंबर हमारा डी है। निम्नगण पादप होते हैं और प्लावी पादप होते हैं, फिर रीढ़ आते हैं, शाक आते हैं, झाड़ी आते हैं, लास्ट में वृक्ष आते हैं। ठीक, देख लेना आप। एक पारितंत्र में क्या होता है? इसका आंसर टिक मारा गया है। प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना, प्राथमिक उत्पादक की संख्या ज़्यादा होती है प्राथमिक उपभोक्ता से। उत्पादक जैसे घास वगैरह हो गए, ये सब प्राथमिक उत्पादक हो गए, और जो इनको चरते हैं खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो ऑब्वियसली है प्राथमिक उत्पादक की जो संख्या होगी प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम के आजीवित घटक में क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है मतलब पारिस्थितिक तंत्र होता है जो, उसमें अजीवित घटक कौन से होते हैं? जो पदार्थों का चक्रण होता है दोस्तों ना, वो सब अजीवित घटक होते हैं। आंसर नंबर हमारा बी है। चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पर इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? वो सकल उत्पादन कहलाता है। आंसर नंबर हमारा बी, सकल उत्पादन कहलाता है। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? किसको इकोसिस्टम में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? जीवाणु को किया जाता है, कवक को भी किया जाता है, केवल सूक्ष्म जीवों को भी किया जाता है। यानी हमारा आंसर नंबर बी हो गया। उपरोक्त दोनों, जीवाणु को, कवक को, सूक्ष्म जीवों को, सभी को इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? भोजन श्रृंखला का सही क्रम जो आप तालाब उलाब में देखोगे तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फिर जू प्लैंक्टन होते हैं, फिर मछलियाँ आती हैं। आंसर नंबर बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, फिर जू प्लैंक्टन आएंगे, फिर मछलियाँ आएंगी। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम हो जाता है। यह कौन सा नेम है? ये लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान मतलब जैसे आपका यहाँ पे ऊर्जा एक स्तर से दूसरा स्तर 90% खत्म हो जाता है, 10% पहुँचता है। एग्ज़ाम में यही पूछता है कि कितना परसेंटेज ऊर्जा पर एक लेवल से सेकेंड लेवल में जाती है, तो 10% बताना। ठीक है, तो ये आता है ऊर्जा गति के दूसरे नियम के अंतर्गत आता है ये। नेपेंथिस क्या होते हैं? नेपेंथिस वही होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेपेंथिस प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आंसर नंबर ए। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रैफिक स्तर क्या होता है? उसका ट्रैफिक मतलब स्तर जो होता, ट्रैफिक स्तर बटे होते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये आंसर नंबर ए हो गया, प्रथम। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? तो आप जानेंगे कि पहले जो मोर होगा, ठीक है, मोर क्या कहेगा? सर्प को खाता है, ठीक है, सर्प को मोर खाएगा, और सर्प इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, और सर्प जो होता है इंसेक्ट को खाता है, और इंसेक्ट क्या होता है? वो पौधों को खाता है। ठीक है, पौधों को खाता है। ठीक, तो वही पूछ रहा है, तो मोर क्या कहेंगे? जो लास्ट वाला मोर क्या कहेंगे? वो भोजन पिरामिड का शीर्ष होता है। यानी ये शीर्ष पे हो गया ना। पहले क्या है आपका? पौधा है, पौधा को इंसेक्ट खाया, ठीक है, इंसेक्ट से कौन खाया? इंसेक्ट से सर्प खाया, सर्प से कौन खाया? मोर खाया। ठीक है, मोर खाया। अब आप देख रहे हैं ये जो मोर है ना, भोजन पिरामिड का शीर्ष स्थान है। ठीक, आगे देखिए। किसी एक हाइड्रोस्फीयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो इसका होता है पिस्टिया वाल्प्स, सर्पस हाइड्रिला, बलूत लेटाना। ठीक है, आंसर नंबर सी। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन लागू करता है? ये विश्व आर्थिक मंच करता है। ठीक, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। आंसर नंबर ए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये किसके अधीन किया गया है? ये पर्यावरण अधिनियम 1986 यानी पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। आंसर नंबर सी। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं?
इकोसिस्टम कहते हैं जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। आंसर नंबर सी। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? जो तीनों वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? जो भी संकटापन्न जातियों की संकटापन्न में कौन कौन जानवर आते हैं ये बता रहा। महान भारतीय सारंग आता है, कस्तूरी मृग आता है, लाल पंडा और एशियाई वन्य गधा आता है। ठीक है, ये चारों आते हैं संकटापन्न में। आंसर नंबर ए, ध्यान से याद रखना। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? इसका आंसर होगा जंतुओं की जननी क्लोनिंग। जंतुओं की जो जननी क्लोनिंग है ये होता है आंसर। ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्ति mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। आंसर नंबर हमारा बी है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? पर्यावरण व पारिस्थितिक जैविक घटक होता है वनस्पति। आंसर नंबर डी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है? ये अभी क्वेश्चन पीछे था जैविक घटक, अब ये है भौतिक घटक। भौतिक घटक मतलब अजैविक घटक, ये प्रभावित जल हो गया। ठीक है, आंसर नंबर सी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टांसले ने किया था। ठीक है, आंसर नंबर बी। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ये कवक जो होते हैं अपघटनकर्ता होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अपघटनकर्ता। आंसर नंबर डी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।